सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक ज्योमेट्री का सवाल है। ठीक है, ज्योमेट्री के सवाल भी मैं ला लेता हूँ थोड़े से ना। कैलकुलस की काफ़ी कर लिया हमने, ज्योमेट्री कर लेते हैं, बीच बीच में अलजेब्रा करते हैं और फिर थोड़े थोड़े कैलकुलस के भी कर लेंगे, है ना। तो देखो ये सवाल कैसा है। ज्योमेट्री का सवाल है, सर्कल्स के रिलेटेड है। पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड करो ए सच दैट ax+4y-1 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट कर रहा है एक सर्कल को ए बी पर। सिमिलरली एक और लाइन है जो कि है 5x-12y इक्वल टू 67 इंटरसेक्ट्स x² + y² और ये वाला जो सर्कल है एट C, D। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सिनेरियोज हो गए। ठीक है कि एक सर्कल है उसको एक लाइन कट कर रही है, एक और सर्कल है उसको भी एक लाइन कट कर रही है। हमें बोला है कि ये जो एक और चीज़ गिवन है कि जो ए बी सी डी है वो कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, मतलब एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, ए बी सी डी पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो एक सर्कल बन सकता है इनका। फाइंड क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। जो ए बी सी डी वाला सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। दो टास्क है हमारे पास। क्लियर है। तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना। समझ पा रहे हो तुम? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलो समझते हैं कैसे। और फ़िलहाल तो देखो मेरे को क्या सूझ रहा है कि ये है क्या सवाल। देखो एक तो हमारे पास ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा मेन सर्कल है, मान लो ए बी सी डी वाला ना। एक और सर्कल बना लेते हैं, ये वाला हो गया। एक और सर्कल बना लेते हैं, वो ये वाला हो गया। इनके बीच में से एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और लाइन बनाते हैं। ये अपना पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास मान लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइनें बना दूँ कि ये मेरे पास मान लो C1 वाला सर्कल है। ठीक है, पहला वाला जो सर्कल की इक्वेशन है और दूसरे वाले सर्कल की इक्वेशन मेरे पास C2 है। तो मान लो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है सर्कल। ठीक है, सिमिलरली मान लो पहली लाइन को जिसमें ए की इन्वॉल्वमेंट है उसको L1 मान लिया, तो ये मेरा L1 हो गया, ये मेरी L2 होगी। जो L2 वाली इक्वेशन है ये वाली। क्लियर है बात? अच्छा, ए बी सी डी भी मार्क कर देते हैं फिर। तो ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये मान लो सी हो गया, ये डी हो गया। क्लियर है बात? तो अब तुम समझ गए हो कि सिनेरियो कैसा है। करना कुछ भी नहीं है, करना बहुत ही सिंपल है कि देखो यार, मेरे को एक चीज़ सूझ रही है कि अगर देखो ये जो सी डी वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर मैं छोड़ दूँ यहाँ से, है ना, क्योंकि ये जो सी डी वाली लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर C2 के सेंटर से भी गुजरेगा, है ना। यहाँ C2 का सेंटर होगा, उससे भी गुजरेगी ये लाइन, और यहाँ पे ये जो मेन वाला सर्कल है उसके सेंटर से भी गुजरेगी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है कि CD से स्लोप ले लूँ और C2 वाला पॉइंट ले लूँ, है ना। CD की स्लोप L2 वाली लाइन से मिल जाएगी, C2 का सेंटर तो C2 वाली इक्वेशन से ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया मेरे पास, एक स्लोप आ गई, उसका परपेंडिकुलर लेके आराम से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप पता करके इधर का C1 का सेंटर यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गया, और बहुत ही आराम से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस किस पे कट करेंगी, ये बताओ। ये दोनों लाइंस किस पे कट करेंगी? इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर से, है ना। तो यहाँ पे मुझे सेंटर वाला पॉइंट मिल जाएगा इस सर्कल का। क्लियर है बात है कि नहीं? ठीक है ना, क्लियर बात है कि इस बड़े वाले सर्कल का मुझे सेंटर मिल जाएगा अगर मैं ये दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा दूँ। क्लियर है। और फिर मेरे पास एक आसान सा काम होगा कि देखो मान लो या तो C निकाल लो, क्योंकि इसमें एक ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसकी एक ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सेंटर निकल चुका है। C से जो इसका डिस्टेंस है वो रेडियस दे देगा।
क्लियर है? तो मतलब मान लो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया P मान लो, तो पी सी इक्वल टू पी डी मान लेता हूँ, क्योंकि डी और सी पॉइंट्स मैं आराम से निकाल सकता हूँ। क्लियर है बात? तो ये काम है, समझे कि नहीं? क्लियर है बात? तो ये मेरे पास आ गया एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना? तो देखो यार, ये जो तरीका मुझे मिल चुका है वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन क्या इससे बेटर मेथड भी है? हाँ, इससे बेटर मेथड क्या होगा कि तुम कॉन्सेप्ट यूज़ करो, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि देखो, अगर मान लो तुम्हें कोई भी एक सर्कल गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल्स बनेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेंगे, उनको तुम इन दोनों की इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो विद सम पैरामीटर, है ना? मान लो ये S है, ये हमारी L है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो इक्वेशन है वो S प्लस लैम्डा L आ जाता था इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होगा? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूज़ होगा कि मान लो C2 वाला वो मेरा सर्कल है, L2 वाली लाइन ने इसको कट किया, तो C और D पॉइंट से निकलने वाले जितने भी सर्कल होंगे, लेट से एक ऐसा हो गया, एक और ऐसा हो गया, एक और ऐसा हो गया, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे होंगे, उनमें से एक होगा ये जो हमारा रिक्वायर्ड वाला है। क्लियर है? सिमिलरली दूसरे सर्कल के पर्सपेक्टिव से देखो कि C1 वाला एक सर्कल है, L1 वाली लाइन है, AB इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे काफ़ी सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, ठीक है? और उनमें से एक हमारा रिक्वायर्ड वाला सर्कल होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1 वाले सर्कल के पर्सपेक्टिव से मैं फैमिली ऑफ इक्वेशंस लिख सकता हूँ C1 प्लस लैम्डा L1 इक्वल टू 0। सिमिलरली C2 वाले पर्सपेक्टिव से मैं लिख सकता हूँ C2 प्लस म्यू टाइम्स L2 इक्वल टू 0। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूँ तो मेरा काम हो गया। समझे बात? तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया समझने का कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखो C1 प्लस लैम्डा L1 वाला जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो अपनी इक्वेशन 1, सिमिलरली C2 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, यहाँ पे म्यू आएगा, पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है ना। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई फैमिली ऑफ सर्कल्स की। अगर ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हो जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिकल हो जाएं, तो फिर मैं कहूँगा कि मेरे पास वो रिक्वायर्ड सर्कल आ गया है। समझे बात? तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैच कराना है। आई होप सो कि ये बात क्लियर होगी, है ना? चलो, तो मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहली फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ C1 की ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और क्या था प्लस 2y प्लस 10 प्लस 2y प्लस 10 प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पे L1 की इक्वेशन ax प्लस 4y माइनस 1, ax प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी? सेकेंड इक्वेशन होगी दूसरे सर्कल की, दूसरा सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मेरे पास क्या है 6x प्लस 14y प्लस 6x प्लस 14y माइनस 28 प्लस म्यू टाइम्स। यहाँ पे माइनस 28 क्यों आया, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आई होप सो क्लियर ही होगी। वैसे तो ये 28 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो एक साइड 0 बनेगी, तभी हम C1 वाली कंसीडर करते हैं ना। चलो, म्यू टाइम्स यहाँ पे अब L2 क्या है 5x माइनस 12y,
5x माइनस 12y माइनस 67 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो यहाँ से मेरे पास मतलब म्यू और लैम्डा सॉल्व हो जाएंगे आराम से, क्योंकि आइडेंटिकल होनी चाहिए इक्वेशंस। क्लियर है बात? तो यहाँ पे मेरे पास दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, मुझे बस इक्वेट करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वेट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इक्वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें म्यू लैम्डा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सेम ही रहेंगे। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें म्यू और लैम्डा आएंगे और ए भी आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सॉल्विंग हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स से शुरुआत करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो इक्वेट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, पहली इक्वेशन में मेरे पास आएगा -10 प्लस ए टाइम्स लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आएगा 6 प्लस 5 म्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। सिमिलरली मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई ये मेरे पास क्या आना चाहिए बताओ? कोफिशिएंट ऑफ वाई भी सेम होना चाहिए ना, 2 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे 14 माइनस 12 म्यू। सिमिलरली लास्ट में क्या आ गया अपने पास? कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या फिर सीधा कांस्टेंट टर्म लिख देता हूँ। कांस्टेंट टर्म बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सेम ही सर्कल है ना, तो बराबर ही होंगे। तो कांस्टेंट टर्म पहले वाले में तो मुझे दिख रहा है 10 माइनस लैम्डा, दूसरे वाले में मुझे दिख रहा है -28 माइनस 67 म्यू। ठीक है ना? अब देखो मुझे एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आ रहा है कि देखो ये मेरी तीसरी इक्वेशन मान लो, ये चौथी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 4 लैम्डा और यहाँ पे 4 का एक मल्टीपल, और दोनों का ऐड कर देता हूँ, लैम्डा हट जाएगा ना। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 42 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आएगा 14 माइनस 4 टाइम्स 28, यहाँ पे मेरे पास आएगा -12 प्लस 4 टाइम्स 67 म्यू। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, थोड़ी गंदी वैल्यू है म्यू की, लेकिन निकल जाएगी वैल्यू। क्लियर है? तो म्यू की वैल्यू निकल गई, सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तीसरी इक्वेशन में डालोगे लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और म्यू और लैम्डा दोनों की जब वैल्यूज़ तुम्हें तीसरी और चौथी इक्वेशन से मिल चुकी है, तो इस पांचवी इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ पे लैम्डा तुम डालोगे, म्यू डालोगे, तो ए की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू निकलेगी, और सिंपल सी बात है यार, अगर तुमने म्यू की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तो चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, सर्कल की इक्वेशन भी निकल जाएगी। अब मैं इसकी कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो डेटा काफ़ी गंदा है, इतना तुम्हें जेईई एडवांस में नहीं मिलेगा इतना गंदा। देखो सिंपल बात है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना था यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट है कि फैमिली ऑफ लाइंस का यहाँ पर यूज़ होना है, फैमिली ऑफ सर्कल्स ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स का यहाँ पर यूज़ होना है, और कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इतना सिंपल वाला प्रोसीजर करा है, तब भी कैलकुलेशन कितनी वियर्ड बन चुकी है कि लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए भी मुझे म्यू जब सॉल्व कर रहा हूँ उसमें भी काफ़ी मल्टीप्लिकेशंस, कैलकुलेशंस वगैरह है ना। और अगर तुम मेरे स्टार्टिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें करते कि यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला, यहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर निकाला, और फिर रेडियस इक्वेट करे, ए की वैल्यू निकली, फिर उसके बाद तुमने सी से रेडियस निकाला और फिर सर्कल की इक्वेशन निकली, बहुत लंबा प्रोसीजर है और तुम्हें कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात क्या है समझने वाली, कि ज्योमेट्री में तुम्हारा मेजर टास्क होता है कैलकुलेशन को रिड्यूस करना। तुम्हारा टास्क ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन समझ आ गया अब तो बस कैलकुलेशन करते जाओ, नहीं, टाइम है यहाँ पे, टाइम बाउंड की रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, कि ज्योमेट्री के जितने भी सवाल हैं वो तुम्हें टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने पे मजबूर करेंगे,
और तुम्हारा टास्क ये है कि टाइम को कम यूटिलाइज़ करना है यहाँ पर, ठीक है, कि ऐसे तरीके ढूंढो जिससे कैलकुलेशन काफ़ी कम हो। अब जैसे ये सवाल था, मैंने जैसे ये फैमिली और सर्कल्स लगाया तो आपके सामने है, तीनों इक्वेशन बन चुकी है 3, 4, 5। अब इसमें बस सॉल्विंग करनी है, छोटी छोटी सॉल्विंग है। देखो म्यू निकल चुका है, अब लैम्डा तुम्हारे पास इस इक्वेशन में डाल के आ जाएगा और फिर ए निकाल लो, है ना। और म्यू और लैम्डा आ गए तो लैम्डा इसमें डाल दो, म्यू इसमें डाल दो। वैसे तो एक कोई किसी में भी एक में डाल दो, लैम्डा डाल दो मान ले, तो लैम्डा आपने डाल दिया तो आंसर आ गया। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है और इसके थ्रू हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है फैमिली ऑफ सर्कल्स का। फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स को डिपिक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि आपको ना जो टेंजेंसी वाली कंडीशन है उसके रिलेटेड भी फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज़ कर सकते हो। पता है कैसे? देखो मान लो कि तुम्हें बोला है, एक सवाल डिस्कस करते हैं, चलो इसी के थ्रू एक सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ, अभी मेरे मन में आया। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और तुम्हें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है किसी सर्कल का, क्लियर है। सिमिलरली तुम्हारे पास एक और स्ट्रेट लाइन है और तुम्हारे पास वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है सर्कल। तुम्हें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, समझे बात की नहीं। मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 है, ये पॉइंट P1 है, ये P2 है और तुम्हें रिक्वायर्ड सर्कल फाइंड आउट करना है। मैं लेट्स से एक सर्कल बना दूँ, ये इससे टेंजेंट है ना, तो मैं इसको ज़रा शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है मान लो, ठीक है ना। समझ गए बात, मोटी मोटी बात समझ गए होगे तुम कि कहना क्या चाहता हूँ मैं, कि नहीं? पूरी बात समझे तुम? कुछ ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। तो तुम्हें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो। तो यहाँ पे भी फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करा जा सकता है और जिसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये P1 है, इसकी इक्वेशन मान लो, इसके पॉइंट मान लो A, B है, इसके पॉइंट कॉमा मान लो C, D, ठीक है। अच्छा देखो ये लाइन L2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें। सिंपल है, देखो इस पॉइंट को ना एक सर्कल मानो, ये जो पॉइंट है ना इसको एक सर्कल मानो विद रेडियस टेंडिंग टू 0, समझे बात। तो तुम्हें एक चीज़ समझ आएगी कि मैं इस P1 वाले पॉइंट को एक सर्कल की तरह अगर लिखता हूँ तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समझे बात की नहीं, है ना। रेडियस 0 है। अच्छा इसका ही अगर मैं फैमिली ऑफ सर्कल लिखूँ, लेट्स से ये मेरा वो हो गया P1 वाला पॉइंट है ना ये, तो इसको मान लो कि ये सर्कल C1 है, ठीक है। तो मैंने इसकी इक्वेशन ऐसी लिख दी। अब सिमिलरली मैं इस CD वाले पॉइंट की भी लिख सकता हूँ कि x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इस पॉइंट की सर्कल की इक्वेशन, समझ रहे हो, रेडियस 0 हो रहा है, ठीक है। एक सर्कल जो है उसका रेडियस लगभग 0 हो गया है, वो एक पॉइंट बन गया है ना। तो ये मान लो P2 है या C2 कह लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार देखो ये एक सर्कल था, है ना, और ये कट किस पे पॉइंट पे कर रहा है। अगर मैं इसको 0 रेडियस का मान रहा हूँ फिर भी यार वो 2 पॉइंट्स तो आएंगे, समझ रहे हो, मैं टेंडिंग टू 0 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस पॉइंट से, इस स्ट्रेट लाइन से फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालूँ तो यहाँ पे मुझे पता लगेगा कि 0 पॉइंट वाला है। ऐसे ही जितने भी टेंजेंट्स होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे एक सर्कल के, जितने भी इससे टच कर सकते हैं, क्लियर है। और दूसरी साइड वाले भी आएंगे, समझे। तो तुम्हें टेंजेंट
ये लाइन जिसको टेंजेंट है वो वाले सारे सर्कल्स की फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगा तुम्हें पूरा। तो अगर मैं इस वाले लाइन की सिनेरियो की बात करूं तो ये आ जाएगा कि भाई x प्लस ए का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आना, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स इस L1 की इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल किस चीज़ का है? ये फैमिली ऑफ सर्कल है कि P1 वाले पॉइंट पे जितने भी सर्कल टेंजेंट बनते हैं दोनों साइड पे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर तुम P2 के करोगे तो तुम्हें P2 के भी मिलेंगे ऐसी टेंजेंट वाले सर्कल सारे दोनों साइड पे, ठीक है। और तुम्हें वही वाला काम करना है जो अभी इस वाले क्वेश्चन में करा कि दोनों की इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये आएगी x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस डी का स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स L2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। और एक ये वाली पहली इक्वेशन बनी थी, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वेट करो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करें हैं, ठीक है, मिल जाएगा सर्कल। क्लियर है बात? म्यू और लैम्डा सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि टेंजेंसी वाले सर्कल्स भी निकाल सकते हो तुम ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैंने बता दी। आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी, फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला कॉन्सेप्ट, कि आप एक पॉइंट पे भी लगा सकते हो। अगर एक स्ट्रेट लाइन आपको, मान लो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, तो आप उसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ के उसके जितने भी टेंजेंट वाले सर्कल्स हैं जो लाइन को एज अ टेंजेंट मानते हैं वो सारे निकाल सकते हो दोनों साइड वाले, ठीक है, उस लाइन के ईदर साइड, ठीक है। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पता लग गया होगा कि मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स एक बहुत ही वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है तो आप कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, काफ़ी काम की चीज़ है।